तो बच्चों आज हम यहाँ पर क्लास 11th की केमिस्ट्री में हमारा यहाँ पर अब जो अगला लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, परमाणु भार बोला जाए या परमाणु द्रव्यमान बोला जाए, दोनों ही हमारी सेम है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि परमाणु भार क्या होता है या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो देखो जब परमाणु की खोज हुई, ठीक है, या जब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणुओं के बारे में बताया, तो उसके बाद बहुत सारे हमारे जो परमाणु हैं उन परमाणुओं की खोज हुई। ठीक है, इसके अलावा ये भी पता चला कि जो परमाणु है ये परमाणु हमारे 3 मुख्य कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके इनके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में भी यहाँ पर पढ़ा होगा कि कोई भी जो परमाणु है उस परमाणु में वो परमाणु 3 मुख्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें कि एक कण होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा कण प्रोटॉन होता है और इसके अलावा तीसरा कण न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो परमाणु इन 3 कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब कोई भी जो परमाणु होता है उस परमाणु में हमको पता है कि ये 3 कण हमारे उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 3 कण हैं, इन 3 कणों का द्रव्यमान भी ज्ञात किया गया। ठीक है, कि इनका द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इन किसी भी परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इनका द्रव्यमान भी ज्ञात किया गया। ठीक है, अब अगर हमको इन पदार्थों का द्रव्यमान ज्ञात हो गया, जब इन पदार्थों का द्रव्यमान का मतलब एक प्रकार से भार से है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भार हमको पता चल गया, प्रोटॉन का भार हमको ज्ञात हुआ और इसके अलावा न्यूट्रॉन का भार ज्ञात किया गया। तो इन 3 पदार्थों का यहाँ पर भार ज्ञात किया गया। ठीक है, तो अब अगर देखो परमाणु के अंदर उपस्थित जो हमारे ये परमाणुविक कण हैं या अपरमाणुविक कण हैं, इन कणों का अगर भार हमको ज्ञात हो जाता है, ठीक है, तो इन कणों की सहायता से या इनके भार की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, जो परमाणु है उस परमाणु का भी भार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब परमाणु की खोज हुई या परमाणु के बारे में पता चला, तो परमाणु के बारे में पता करने के बाद ये भी पता चला कि परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक कण इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एक कण प्रोटॉन है और तीसरा कण न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो जब इन कणों के बारे में पता चला तो इन कणों का यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली इन कणों का क्या ज्ञात किया गया, इनका भार ज्ञात किया गया, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यहाँ पर जो द्रव्यमान है या जो भार है वो ज्ञात किया गया। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान हमको प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ 109 इंटू 10⁻28 ग्राम। 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन का भार। ऐसे ही प्रोटॉन का भार ज्ञात हुआ 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये प्रोटॉन का। और इसी प्रकार से न्यूट्रॉन का भार ज्ञात किया गया, जो कि था 1.672 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो अब इसमें देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक में रहते हैं, ये भी हमको पता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इनके अगर हम भार देखें तो इन दोनों कणों के जो भार है वो लगभग बराबर है। देखो 1.672 इंटू 10⁻24 प्रोटॉन का है और ऐसे ही न्यूट्रॉन का भी भार लगभग इसी के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका देखो -28 में है। अगर हम इलेक्ट्रॉन का भार देखें तो इलेक्ट्रॉन का भार हमारा -28 ग्राम में है, जबकि ये -24 ग्राम में है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार है वो इलेक्ट्रॉन के भार से क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है, या प्रोटॉन के भार के लगभग 1/1738 गुना हमारा जो 1838 गुना भारी हमारा प्रोटॉन का भार होता है। लगभग प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का भार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार से 1838 गुना भारी होता है। ठीक है,
तो इन पदार्थों के यहाँ पर जो हमारे परमाणुविक अपरमाणुविक कण हैं, इन कणों को हम क्या कहते हैं, अपरमाणुविक कण कहते हैं। ठीक है, तो जो अपरमाणुविक कण हैं, इन कणों का भार ज्ञात किया गया। ठीक है, अब अगर इन कणों का जब भार ज्ञात हुआ तो इन कणों की सहायता से ही जो हमारे विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं, उन परमाणुओं का भी भार ज्ञात किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमको ये पता है कि अलग अलग प्रकार के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ऐसी हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और इसके अलावा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसीलिए जो हमारे अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, उनका परमाणु भार भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब देखो, जब विभिन्न प्रकार के हमारे अपरमाणुविक कणों के भार ज्ञात कर लिए गए तो उसके बाद परमाणुओं का भी भार ज्ञात किए गए। ठीक है, और इनको ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार की सहायता यहाँ पर ली गई। ठीक है, इसके अलावा जब परमाणु का भार ज्ञात किया गया, जब भी परमाणु का भार यहाँ पर या जब भी परमाणुओं के द्रव्यमान ज्ञात किए गए, तो ज्ञात करते समय हमको एक यूनिट की आवश्यकता हुई या एक मापक की आवश्यकता हुई। ठीक है, जिस मापक की सहायता से हम क्या करते थे, परमाणु का भार ज्ञात करते थे। ठीक है, जिस प्रकार से अगर हम देखें, जब हम किसी भी वस्तु का भार ज्ञात करते हैं, अगर हमने किसी भी वस्तु का माना भार ज्ञात करना हो, सिंपल किसी भी वस्तु का भार ज्ञात करना हो, ठीक है, माना हमने ज्ञात करना है 2 kg भार ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक मापक का प्रयोग करते हैं। हमारे पास kg, किलोग्राम हमारा एक मापक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने माना हमने कुछ सामान खरीदा है, ठीक है, माना हमने चावल खरीदे, ठीक है, और चावल का हमको भार ज्ञात करना है, हमने 2 kg चावल, तो हम क्या करते हैं कि जब भी चावल का भार हमने ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, तराजू का प्रयोग करते हैं और तराजू में एक तरफ हम 2 किलो का भार रखते हैं और उसी की सहायता से हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारा तराजू होता है उसमें हम चावल रखते हैं। ठीक है, तो जितना हमारा, जब इन दोनों का लेवल बराबर हो जाता है तो वो हमको चावल का भार ज्ञात हो जाता है। यानी कि जब दोनों का लेवल बराबर हो जाता है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो चावल का भार है वो कितना है, 2 kg है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने क्या किया, जिस प्रकार से हमने किसी भी वस्तु को तोलने के लिए हमने यहाँ पर एक मापक का प्रयोग किया। जब हमने चावल तोला है या हमने सब्जी तोली माना, ठीक है, या हमने कोई भी अन्य पदार्थ तोला, तो उसको तोलने के लिए हमने क्या किया, एक मापक का प्रयोग किया। जो मापक हमारा क्या था, kg था, किलोग्राम था। ठीक है, हम kg, किलोग्राम की तुलना अन्य प्रकार की वस्तुओं से कर लेते हैं और हमको क्या मिलती है, उन वस्तुओं की माप मिल जाती है। ठीक है, जैसे हमने क्या करना है, हमने 2 किलो सब्जी तोलनी है, ठीक है, या 3 किलो हमने हमने 3 किलो आलू तोलने हैं, तो हम क्या करते हैं, 3 किलो का बाट हम एक तराजू पर रखते हैं और इसके अलावा दूसरे तराजू पर हम आलू रखते जाते हैं। ठीक है, और जब हमारे यहाँ पर दोनों जो हमारे भार हैं वो जब बराबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि 3 kg हमारा यहाँ पर आलू का भार है। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर किसी भी वस्तु का भार तोलने के लिए हम मापक का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से हमारे पास या जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं का भार ज्ञात करने के लिए भी एक मापक का प्रयोग किया जाता है। और ये जो मापक है, ये मापक होता है हमारा कार्बन। ठीक है, ये मापक कौन होता है, कार्बन। ठीक है, अब कार्बन की सहायता से हम किसी भी परमाणु का भार कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, कार्बन की सहायता से जब परमाणु का भार ज्ञात किया जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखो कार्बन 12 हमारे, अगर हम देखें कार्बन के अलग अलग प्रकार के समस्थानिक होते हैं। जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। क्लास 9th में आप लोगों ने समस्थानिकों के बारे में पढ़ा होगा कि ऐसे हमारे कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, जैसे ये है, ये। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है कार्बन का, यहाँ पर सेम है। 3 प्रकार के कण हमको कार्बन के मिल रहे हैं जिनका परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन परमाणु जो संख्या है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे परमाणु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक। ठीक है, तो कार्बन 12 जो हमारा कार्बन का एक समस्थानिक है, कार्बन 12, इसके 1/12 भाग के, इसका जितना भी कार्बन 12 का जितना भी
परमाणु द्रव्यमान होता है उसके 1/12 भाग से हम किसी भी परमाणु के द्रव्यमान की तुलना कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमको किसी भी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है या सॉरी जो इसका जो परिभाषा है वो परिभाषा देखो क्या है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो कि यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना है, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जब हम किसी भी परमाणु का जब हमने परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, ठीक है, तो हम उस परमाणु की तुलना किससे करते हैं, कार्बन 12 के 1/12 भाग का जितना भी परमाणु द्रव्यमान होता है उससे हम उसकी तुलना कर लेते हैं, ठीक है। इसका संबंध यहाँ इसी प्रकार से है। देखो एक तरफ तो हम क्या करेंगे, कार्बन 12 का 1/12 भाग, कार्बन 12 का 1/12 जो भाग होगा उसकी तुलना हम कर लेंगे किसी भी परमाणु के जितना भी उसका परमाणु द्रव्यमान हमको प्राप्त होगा उससे हम तुलना कर लेंगे कार्बन 12 के 1/12 भाग के परमाणु द्रव्यमान से, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम यहाँ पर देखो जब हम कार्बन 12 का 1/12 भाग का जब परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो ये कितना प्राप्त होता है हमको। देखो जब हम सिंपली एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो ये हमको मिलता है 1.99265 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हमको क्या मिलता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान मिलता है या कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान हमको ये प्राप्त होता है। और इसको हम यहाँ पर एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम क्या करते हैं, कार्बन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो परमाणु द्रव्यमान हमने ज्ञात किया है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा, इसके द्रव्यमान में ज्ञात करते समय हमने कैसे कैलकुलेशन किया है इसका, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जितना भी द्रव्यमान होता है उसकी सहायता से हमने क्या किया है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया है, ठीक है। तो ये हमने साधारण रूप से जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो हमने ज्ञात कर लिया ग्राम में, जो कि हमको ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, किसी भी परमाणु का जब हम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस परमाणु का जितना भी द्रव्यमान मिलता है, जितना भी औसत परमाणु द्रव्यमान मिलता है उसकी तुलना हम किससे कर लेते हैं, कार्बन के 1/12 के परमाणु द्रव्यमान के। तो अब हमको यहाँ पर पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि कार्बन 12 का 1/12 पार्ट का जितना भी परमाणु द्रव्यमान है वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जो कार्बन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान हमको मिला वो कितना मिला मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा, ये मिला हमको 1.99265 इंटू 10⁻23 हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब हमने इस राशि को कितने से भाग देना है, हमने 1/12 लिख लो या 12/12 लिख लो, ठीक है। तो ये राशि हमको कितना प्राप्त होती है, ये हमको मिलती है 1.6054 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। यानी कि ये वाली जो नीचे वाली हमको राशि मिली है 1/12, कार्बन 12 का परमाणु जो द्रव्यमान हमको प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, हमको ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब किसी भी परमाणु का जब हमको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जितना भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा जितना भी हमको किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मिलता है उसको हम इस राशि से भाग देते हैं, क्योंकि ये राशि हमको कैसे मिली है, जब हमने कार्बन 12 का 1/12 भाग का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया है तो ये राशि हमको इतनी मिली, ठीक है। तो अब किसी भी परमाणु का जब हमने परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, इस राशि की तुलना हम इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाता है, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने एक परमाणु है हमारा हाइड्रोजन परमाणु का हमको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु का जब हमको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होता है तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हमने ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हमने लिख लेंगे, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, इक्वल टू हाइड्रोजन का औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत
परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन कार्बन 12 के 1/12 भाग का द्रव्यमान, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला लिखा था परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, इसी फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। एक ए परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार इक्वल टू क्या था, ए परमाणु का औसत भार अपॉन 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो इस भाग का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया था जब हम कार्बन परमाणु के 1/12 भाग का जब हमने द्रव्यमान ज्ञात किया तो ये हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब जब हमने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और इस औसत परमाणु द्रव्यमान को किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है, यहाँ पर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात किया जाता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से इसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी कैसे ज्ञात किया जाता है, जो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और परमाणु में उपस्थित जो न्यूट्रॉन है, इनके द्रव्यमानों की वहाँ पर गणना की जाती है और उसकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं, किसी भी परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु का यहाँ पर जब औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है तो ये हमको 1.66 इंटू 10⁻24 लगभग हमको ये संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। अपॉन कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का जो द्रव्यमान हमको मिलता है ये हमने यहाँ पर अभी ज्ञात किया था, ठीक है। तो ये हमको ज्ञात हुआ था लगभग 1.66 इंटू 10⁻24 हमको प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो जब हम इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो लगभग हमारी बराबर वैल्यू है और ये मान हमारा आता है 1.0079, लगभग ये हमको 1.0079 हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। और दोनों हमारी जो यहाँ पर राशियाँ हैं वो ग्राम में हैं, तो हम यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमको कोई भी यहाँ पर हमारा कोई भी मात्रक इसका नहीं होता है, ठीक है। या इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको जो मात्रक लिखते हैं वो हम AMU करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी राशि कोई भी मात्रक यहाँ पर हमारा नहीं आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर AMU यानी कि केवल एटॉमिक मास यूनिट करके हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हम ऐसे ज्ञात करेंगे। ऐसे ही माना हमने कार्बन परमाणु का ज्ञात करना है, तो कार्बन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हमने ज्ञात करना है। तो कार्बन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्बन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो इसको भी हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो ये हमको कितना मिलता है, लगभग अभी यहाँ लिखा था हमने 1.999926 इंटू 10⁻⁻23 ये हमको मिला अपॉन कार्बन 12 के 1/12 भाग का औसत परमाणु द्रव्यमान जो कि हमको मिलता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको मिलता है लगभग 12.01 AMU, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमने किसी भी अन्य परमाणु का जब परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो इसी मेथड का यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी सहायता से चूंकि औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब जब तुम लोगों चूँकि ये जो मेथड है ये मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, हम जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो उन कक्षाओं में हम पढ़ेंगे कि जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है इसका यूज कैसे होता है, इसके बारे में हम हायर क्लासेज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमको केवल इतना जानना आवश्यक है कि किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या किया गया है, बहुत सारे जो परमाणु हैं उन परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया है, ठीक है। क्या करते हैं उसमें किसी भी परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं और ये औसत परमाणु द्रव्यमान किसकी सहायता से निकाला जाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी तुलना हम किससे कर देते हैं, कार्बन 12 के 1/12 का जितना भी द्रव्यमान होता है उससे हम उसकी तुलना कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये ले लो कि हमने क्या करना है, एक उसमें तराजू का ही अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, एक उसमें हमने कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान लेना है और दूसरे उसमें हमने किसी भी दूसरे जिस परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है उसको हमने लेना है, ठीक है। और इस पदार्थ से हमने या जो कार्बन 12 है इसके द्रव्यमान से हमने दूसरे परमाणु के द्रव्यमान की तुलना कर लेनी है, ठीक है। तो जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं, विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जब हम किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो ये यूनिटलेस होती है, ठीक है। इसको हम कोई यूनिट नहीं देते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो चूंकि यूनिटलेस राशि होती है तो इसलिए इसको एटॉमिक मास यूनिट करके इसकी राशि, सिंपल जो इसकी राशि बनाई गई है वो क्या बनाई गई है, एटॉमिक मास यूनिट बनाई गई है, या एटॉमिक मास यूनिट करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये मेथड तुमको परमाणु द्रव्यमान किसी का ज्ञात नहीं करना है, इतना आप लोगों को समझ लेना है कि परमाणु द्रव्यमान हमको ज्ञात नहीं करना है भाई। ठीक है। केवल हमको ये समझना है यहाँ पर अभी क्लास में कि किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमको परमाणु के औसत द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है। और उसकी तुलना हम करते हैं कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का जितना भी द्रव्यमान मिलता है। ठीक है। और ये द्रव्यमान हमारी हर राशि के लिए एक होगा। देखो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट का जो द्रव्यमान होगा वो प्रत्येक राशि के लिए समान होगा। ठीक है। तो हम जब किसी भी परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की तुलना कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से जब उसके द्रव्यमान की तुलना करते हैं तो हमको विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोगों को ये जो मेथड है, इस मेथड को केवल समझना है भाई कि कैसे ज्ञात किया है। ठीक है। इसके अलावा जो परमाणु द्रव्यमान है, कुछ परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान तुमको ध्यान रखने हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जब हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल में तुम लोगों को परमाणु द्रव्यमानों की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो पहले के जो 20 हमारे एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके परमाणु द्रव्यमान मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे और इसके अलावा इनको ध्यान भी रखेंगे भाई। ठीक है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, या लगभग कितना प्राप्त होता है, 1.00789। अभी मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी आप लोगों को बताया कि लगभग जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है वो ये राशि हमको प्राप्त होती है। ठीक है। अब चूंकि ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए चाहिए भाई। ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो हमारा परमाणु द्रव्यमान है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। ठीक है। अगर हम इतनी बड़ी राशियों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो हमारे जो आंसर हैं वो आंसर हमारे बहुत, एक तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है और इसके अलावा हाँ कैलकुलेशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगता है भाई। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान है उसको हम निश्चित अंक द्वारा व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो वास्तविक परमाणु द्रव्यमान होता है वो वास्तविक द्रव्यमान हमारा, अधिकांश जो हमारे तत्व होते हैं उनका जो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होता है वो हमको ऐसी संख्याओं में, दशमलव वाले संख्याओं में प्राप्त होता है। ठीक है। लेकिन हमारे कैलकुलेशन करने में सुविधा हो तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इनको पूर्ण संख्या के रूप में हम व्यक्त कर देते हैं। ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो ज्ञात होता है वो, उसकी अगर हम बात करें तो ये हमको कितना प्राप्त होता है, 1.00789। ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन में सुविधा हो इसके लिए हम कितना कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही हीलियम का है, हीलियम का कितना है, 4 है। लिथियम का है 7। ठीक है। बेरिलियम का है 9। बोरॉन का है 11। ठीक है। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ऑर्गन का 40, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के हमारे जो तत्व हैं, इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हैं, और ये परमाणु द्रव्यमान आप लोगों को ध्यान रखने हैं क्योंकि इन द्रव्यमानों की आवश्यकता हमको 11th क्लास में तो है ही है। ठीक है। 12th क्लास या इससे जब हायर स्टडी में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको किसी भी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। तो अभी हमको कम से कम 20 तक के जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान हमको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर याद करने के लिए भी देखो हमारे कुछ परमाणु द्रव्यमान क्या हैं, लगभग जितना उनका परमाणु क्रमांक है उसके लगभग 2 गुने होते हैं भाई। ठीक है। जैसे हीलियम का अगर हम परमाणु क्रमांक देखते हैं तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, हीलियम का 2 होता है, जबकि परमाणु भार कितना मिला या परमाणु द्रव्यमान कितना मिला, 4 मिला। ठीक है। लिथियम का हमारा देखो, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और परमाणु भार हमको मिला लगभग 7 हमको मिला है। ठीक है। 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है। इसके अलावा देखो कार्बन का 12 मिला है, 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 12 परमाणु द्रव्यमान मिला। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु द्रव्यमान 14 मिला। ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना मिला, 16 मिला। तो लगभग 2 गुने। और इसके अलावा कुछ तत्व हमारे ऐसे होते हैं जिनमें एक अधिक या कम भी हमको प्राप्त
होते हैं। ठीक है, तो कम से कम 20 तक के जो हमारे परमाणु हैं उन परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान आप लोगों को याद होने चाहिए, आपको ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान का समझ में आ गया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों का है ये, क्लास 11th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने यहाँ पर इसको ज्ञात किया, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो परमाणु द्रव्यमान हैं वो द्रव्यमान हमको यहाँ पर याद भी करने हैं। ठीक है, अब अगर हमको किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अगर हमको पता है तो परमाणु द्रव्यमान की सहायता से ही हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर अगला जो यहाँ पर टॉपिक है वो है आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की सहायता से हमने क्या ज्ञात किया कि परमाणुओं का वेट कितना है, एक प्रकार से परमाणुओं का भार कितना है। ठीक है, अब अगर हमको परमाणुओं का भार पता चल गया है तो विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं, ठीक है, परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे दो परमाणु आपस में, हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़े तो हाइड्रोजन का अणु बना। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु आपस में जुड़े तो हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु बना। ठीक है, ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिले तो ऑक्सीजन का अणु हमारा बना। ठीक है, हाइड्रोजन और इसके अलावा ऑक्सीजन का एक अणु मिला तो जल का अणु हमारा बना। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के हमारे परमाणु आपस में मिले हैं और किसका निर्माण किया है, इन्होंने विभिन्न प्रकार के अणुओं का निर्माण किया है। ठीक है, तो अगर हमको परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान पता है तो हम विभिन्न प्रकार के जो अणु बने हैं हमारे, ये देखो विभिन्न अणु बनाए हैं, ऑक्सीजन का अणु बनाया है, हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु बनाया है, जल का अणु बनाया है। ठीक है, तो इनका हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन का हमने आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, अभी हम अब परमाणु द्रव्यमान नहीं कहेंगे, अब हम आणविक, चूंकि अणु है बनाया है हमारा ये। ठीक है, हाइड्रोजन का अगर हमने आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, देखो जितने भी वहाँ पर जितने परमाणुओं से मिलकर हमारा अणु बना है उसकी संख्या हम लिखते हैं। जैसे दो परमाणु हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के, तो हमने क्या लिखा, उसकी संख्या लिखी। हाइड्रोजन के जितने परमाणु होंगे तो दो परमाणु हैं, और प्रत्येक हाइड्रोजन के परमाणु का भार कितना होता है, एक होता है, अभी हमने पीछे देखा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने ऑक्सीजन का करना है O2, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, इसमें 2 परमाणु हैं, ये हमने लिखा। और ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु का कितना होता है, भार 16 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीजन अणु का अगर हम आणविक भार देखेंगे तो कितना, 32 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा है H2O, जल। ठीक है, जल का हमने परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो जल का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जल में कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। ठीक है, और प्रत्येक हाइड्रोजन के परमाणु का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखो, जब हमारे यहाँ पर तो क्या थे, हमारे दो परमाणु आपस में, ऑक्सीजन के अणु में तो 2 परमाणु एक जैसे थे, तो हमने क्या किया, 2 इंटू जितना हमारा परमाणु का द्रव्यमान है उसको हमने लिखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर तो 2 एक समान परमाणु थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन जल के कण में हमारे 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं। एक तो हमारे हाइड्रोजन के परमाणु है इसमें, दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ठीक है, तो इनका हम आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हाइड्रोजन के जितने परमाणु हैं हमने वो लिखे, इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए हमने लिख लिया। अब हम जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाते हैं तो बीच में हम धन चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 है, देखो 1 ही है, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। इनटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमको मिल जाएगा 2 + 16, तो कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन का जल का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर HCl। देखो HCl का हमने ज्ञात करना है, HCl में हाइड्रोजन परमाणु कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1, तो 1 × 1 प्लस एक तत्व से दूसरे तत्व में हम जा रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है, और प्रत्येक का भार कितना है क्लोरीन का, 35.5 है। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमको मिलेगा 36.5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अणु मिलते हैं हमको, उन अणुओं का हम यहाँ पर भार ज्ञात करते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान या आणविक भार। ठीक है, इसी प्रकार देखो
H2SO4 का हमने ज्ञात करना है। H2SO4, तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे? हाइड्रोजन परमाणु देख लेते हैं, कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के? 2 हैं, और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हमने लिख लिया प्लस। अब हम सल्फर में जाते हैं, सल्फर का 1 परमाणु है और सल्फर में हमारा होता है 32। 1 परमाणु है तो 1 लिखा है इंटू 32। ठीक है, प्लस अब हमारा हम जाएंगे ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का होता है कितना? 16। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिलेगा? 2 हमको यहाँ से मिला, 32 इंटू 1 32, प्लस ये हमको मिल गया 16 इंटू 4 64, तो ये हमको मिल जाएगा 98। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के जो हमारे अणु होते हैं उन अणुओं का आणविक द्रव्यमान हम परमाणु द्रव्यमान की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक तुम लोगों को जो आणविक द्रव्यमान है, ये आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना तुम लोगों को आना चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी से तुम्हारे बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान हम तभी कर पाएंगे जब हमको विभिन्न प्रकार के जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना जब हमको आता हो, तभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलो कुछ जो अणु हैं उनके द्रव्यमान आप लोग खुद ज्ञात कर लेना। मैं यहाँ पर कुछ अणुओं के फॉर्मूले लिख लेता हूँ। C6H6, सेकेंड है C2H5OH। ठीक है, थर्ड है C6H5Cl। ठीक है, फोर्थ है HNO3, फिफ्थ है CH4, सिक्स्थ है CH3OH। ठीक है, इसके अलावा देखो एक का फिर से बता देता हूँ, देखो CH3COOH, इसका हमने ज्ञात करना है CH3COOH। ठीक है, तो इसका ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो कार्बन के कितने हैं इसमें टोटल? देखो कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं, तो हम 2 लिख लेते हैं। देखो 2 कार्बन के परमाणु हैं तो 2 इंटू प्रत्येक कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु जितने भी हैं देखो हमने लिख लिए भाई। देखो कार्बन के, चूंकि हमारा यहाँ पर एक बड़ा सा फॉर्मूला था ये, इस फॉर्मूले में भी हमने क्या कर लेना है? सबसे पहले देख लेना है कि कितने परमाणु हैं। कार्बन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं, ये हमने 2 लिखा, और प्रत्येक कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु का हमने लिख लिया भाई। ठीक है, अब हम एक से जब दूसरे परमाणु में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो प्लस का। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 3 हाइड्रोजन ये है, एक ये है, टोटल 4 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन का परमाणु इंटू जितना परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन के भी कर लिया हमने। अब है ऑक्सीजन, देखो क्योंकि कार्बन का तो यहाँ पर हमने कर लिया था पहले ही, ये 2 कार्बन इंक्लूड कर लिए। अब ऑक्सीजन बचे, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, और प्रत्येक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तो हमको मिल जाएगा 24, 12 टू जा 24 प्लस 4 28 प्लस 16 टू जा 32। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका हमको मिलता है ये हमारा हो जाएगा 60 AMU। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे एक से अधिक कहीं पर एक से अधिक परमाणु अलग अलग जगह होते हैं तो हम वहाँ पर क्या कर लेंगे? उनकी संख्या को गिन लेंगे और उसको साथ लिख लेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के अणुओं के आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आप लोगों को दिए हैं, इनको आप लोगों ने करना है भाई, और इसको सीखना है भाई। ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हारे बहुत सारे यहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं।